लेबर लॉ के अंदर पंजाब पाकिस्तान में ये लॉ पढ़ाया जाता है दी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिसको मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। और मैं चूँकि लेबर लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है जी, यही लॉ मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इस वजह से मेरी इस पे ग्रिप काफ़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके स्टार्ट में देखिए ये हेडिंग्स होती हैं, सेक्शंस होते हैं और हेडिंग्स होती हैं, और उसके बाद ये लॉ जो है वो स्टार्ट हो जाता है पेज 3 के ऊपर जाके। तो ये बेसिकली स्टार्ट में बताया गया कि इस अंदर लॉ के अंदर जो है वो क्या क्या शामिल है। तो हम इसको चलते जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा रुक रुक के। ये देखिए पहले इसमें आया है कि जी लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये इटैलिक से लिखा होता है हर लॉ के नीचे कि किन लोगों के लिए ये लॉ है, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे अपने जाते जाना है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं स्टार्ट में, हर लॉ के एंड स्टार्ट में कुछ पहले टाइटल होता है और किसके लिए है, गवर्नमेंट से क्या मुराद है, ठीक है जी, और पंजाब से क्या मुराद है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बेसिक जो हैं वो इसमें कवर की जाती हैं। उसके बाद सेकंड जो होता है सेक्शन, वो इसके अंदर नीचे आ जाते हैं, डेफिनेशंस का होता है कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट क्या है, और ठीक है जी, इसमें डेफिनेशन के अंदर फैक्ट्री क्या है, गवर्नमेंट से क्या मुराद है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ठीक है जी। अब ये सारी इसमें चीज़ें दी हुई हैं, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कस करने का फ़ायदा टाइम वेस्टेज है सिर्फ। तो इसमें अब ये देखिए ये नीचे वेजेस इसने डिफ़ाइन किया हुआ कि वेजेस क्या है, ठीक है। वेजेस के अंदर जनरल वही चीज़ें हैं कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा है कि कैश की सूरत में मिलना है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच वुड इफ़ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस ऑफ एम्प्लॉयड वर फुलफिल्ड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वेजेस तय हुई हैं, चाहे वो वाजे हों या गैर वाजे हों, एक्सप्रेस हों या एम्प्लॉयड हों, वो आपने अपने मुलाज़म को पे करनी है अगर जो कंडीशन है उसने जो काम की थी कि कितना काम उसने करना है वो उसने किया है, ठीक है जी। ये वेजेस की डेफिनेशन है, इसको पढ़ लें हम। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड हो, जो चीज़ लिखी गई है वो चाहे एक्सप्रेस हो या एम्प्लॉयड हो, उसको आपने पूरा करना है। इसमें कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं वो ये दी गई हैं ABCD की सूरत में, जैसे हाउस अकोमोडेशन शामिल नहीं होगा, वाटर, मेडिकल अलाउंस, अटेंडेंस और अदर अमेनिटी और अदर सर्विस, ठीक है, ये चीज़ें इसमें वेजेस के अंदर शामिल नहीं होती। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, एनी सम पे टू पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है जी, एंटेल्ड बाय हिम नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी बंदे ने कोई ये DEA है कि कोई एक्सपेंस किया है तो फिर वो उसने उनसे लेना है कंपनी के या फैक्ट्री के एंड पे, यानी फैक्ट्री के लिए कोई काम किया था उसने, उस पर कुछ पैसे उसके लेने, तो ये चीज़ें शामिल नहीं वेजेस में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस आगे आ गया, सब सेक्शन 3 आ गया, ठीक है जी। और इसके लिए ये पर्सनस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है जी। नंबर 1, फैक्ट्रीज, अ पर्सन हैज़ बीन नेम्ड एज मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है जी, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्रीज़ में मैनेजर ऑफ द फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन, ठीक है जी, सुपरवाइज़र। और रेलवेज़ में एडमिनिस्ट्रेशन जिस नॉमिनेट करेगी पर्सन को कि ये बंदा सर उनको अपनी उनकी वेजेस देगा, वो बंदा जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा। ये लॉ बताता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी एक फैक्ट्री के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और रेलवे जो कंपनी होगी उसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके बाद हम आते हैं, इसकी असल जो चीज़ें हैं वो है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, सेक्शन 4 है। तो इसमें ये बताया गया कि कोई भी वेज पीरियड जो है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये अब कानून है, डेफिनेटली इसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही है, बट अब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये तो अब कानून जो है बनाया तो जाता है पर उसको लोग जो है सही तरह से फॉलो नहीं करते, कुछ ना कुछ कल्प्रिट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं हर सोसाइटी में। तो इसमें कानून ये कहता है कि वेज पीरियड जो होगा वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा आप मतलब हर महीने के बाद आप सैलरी देंगे, ये नहीं कि आप 3-3 महीने या 6-6 महीने के बाद सैलरी देंगे, ठीक है जी, ये क्लियर होना चाहिए आपको। और टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस क्या है, अगर 1000 से कम बंदे हैं आपके पास, ठीक है, लेस देन 1000 यहाँ पे लिखा हुआ, तो फिर 7 तारीख महीने की बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे, और अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा बंदे एम्प्लॉयड हैं तो फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे,
ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है जी। जो अगला महीना स्टार्ट होगा उसकी 10 तारीख से पहले 10 तारीख एक्सपायर होने से पहले 10th तक आप दे सकते हैं, 10 तारीख तक। और अगर आपने मुलाज़िम को नौकरी से निकाल दिया तो ये सब सेक्शन 2 है। तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डे, यानी आपने उसको टर्मिनेट कर दिया तो अगले ही दिन की एक्सपायरी से पहले, नेक्स्ट डे की एक्सपायरी से पहले, यानी नेक्स्ट डे पे आप उसको सैलरी लाजमन अदा करेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ है। और सब सेक्शन 3 क्या है, गवर्नमेंट इसके अंदर चेंजेस कैसे ला सकती है, किसी भी ऑर्डिनेंस पास करके गवर्नमेंट इन चीज़ों को चेंज कर सकती है। वर्किंग डे के ऊपर पेमेंट होनी चाहिए तमाम जो वेजेस हैं उनकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब छुट्टी वाले दिन लोगों को कहें कि जी सैलरी लेने आ जाओ, ये भी कानून के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये सेक्शन 6 वेजेस टू बी पेड इन करंट काइन और करेंसी नोट्स, ठीक है जी। आप करंट काइन और करेंसी नोट जो मुल्क का लागू है उसी के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस करेंगे। डिडक्शन में बी मेड फ्रॉम वेजेस, डिडक्शन कौन कौन सी हैं जो वेजेस के अंदर से काटी जा सकती हैं, यानी कौन कौन सी कटौती की जा सकती है। इसमें फ़ाइन्स हैं, डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स है, जो कि एम्प्लॉई को कहा गया था इंटरेस्टेड टू बी एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी और फॉर लॉस ऑफ मनी फॉर विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू अकाउंट, यानी कि अगर कैशियर है तो कैश का नुकसान कर गया तो वो रकम कटेगी, ठीक है। ये बहुत डिटेल है, 20 सफ़े हैं इसमें। हाउ डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन, इस तरह की छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, ये आप खुद से रीड कर लें। मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट से गो थ्रू करवा देता हूँ इसके, जो कि बहुत ज़रूरी हैं जानने। तो इसमें फ़ाइन्स हैं कि फ़ाइन जो है, अब ये जो चीज़ें थी डिडक्शंस, इनको आगे सेक्शंस की सूरत में 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया गया है तमाम को, ठीक है। और फ़ाइन्स है कि कितना फ़ाइन जो है अपने एम्प्लॉई पे कोई बंदा इम्पोज कर सकता है। तो ये नीचे इसमें दिया गया कि 3% ऑफ उसकी टोटल सैलरी से ज़्यादा फ़ाइन, ये रेड से मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 3% ऑफ टोटल वेजेस जो उसको पेएबल हैं एक महीने में, उससे आप जो है ज़्यादा नहीं कर सकते फ़ाइन उसको, 3%, ठीक है जी। ये भी कानून है कि फ़ाइन जो है ऐसा नहीं कि आधी सैलरी उसकी फ़ाइन में काट दें। अच्छा, डिडक्शन फॉर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है जी। ये चीज़ है कि एब्सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए किस तरह से उसकी काटी जा सकती है सैलरी, जो उसको पेमेंट ऑफ वेजेस करनी है आपने, ठीक है। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, डिडक्शन फॉर रिकवरी फॉर एडवांसेस, इसी तरह से नीचे ये सारी डिडक्शंस चलती जाएंगी एंड तक, ठीक है जी। इसके लिए 13वां है जी सेक्शन, डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड इंश्योरेंस स्कीम्स। और 14वां है कि जी इंस्पेक्टर, इसके लिए कौन है, इंस्पेक्टर्स फैक्ट्रीज ऑर्डिनेंस के 1934 के तहत जो अपॉइंट किए जाते हैं पंजाब में, वो ही इसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस जो है वो सही तरह से की जा रही है या नहीं की जा रही है तमाम इदारों के अंदर, ठीक है जी। तो ये इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। इसके बाद आगे जी सेक्शन 15 आ जाएगा। ये तकरीबन अब जो है क्लेम्स इसमें जो अराइज़ होंगे वो किस तरह से हैंडल किए जाएंगे, कौन सी कोर्ट होगी, ये इस किस्म के सेक्शन हैं। फिर अपील उसकी जो करेंगे वो किस कोर्ट को करेंगे, ठीक है। अगर आपने एक कोर्ट का डिसीजन है तो उसको दोबारा से अपील करना है उसके अगेंस्ट, तो वो किसको करेंगे, ये सारी चीज़ें नीचे कवर की हुई हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स फ्रॉम अनपेड ग्रुप, ठीक है। ये इनमें कोई भी चीज़ जो है वो, ये अपील आ गई 17वें पे, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं स्टार्ट में, ये हाईलाइट मैंने किए हुए थे इसके अंदर, ठीक है। बाकी मैंने सारा पढ़ा हुआ है ये एंड तक, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और ये वैसे भी रेयर केसेस होते हैं जो कि नीचे डिस्कस किए हुए हैं मैंने सेक्शंस के अंदर। तो ये इसका तकरीबन एंड के ऊपर हम पहुँच गए हैं। बार ऑफ सूट्स 22, 23, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, पेनल्टी, पब्लिसिटी ऑफ द एक्ट, रूल मेकिंग पावर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट के अंदर लिखें। ताहिर महमूद मेरा नाम है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे पे रिप्लाई कर दूंगा आपके कमेंट का। और अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं वीडियो किसी भी टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो वो भी आप कमेंट के अंदर मेंशन करें। ये ख़त्म हो गया यहाँ पे लॉ, तो कमेंट के अंदर मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं आपको रेलिवेंट वीडियो आपके सब्जेक्ट की या आपके किसी भी मसले की टेक्स्ट वगैरह के हवाले से वो मैं भी अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह।